सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है, जो नीट तथा जेई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा अध्याय पहला चल रहा है विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें हम विलेयता पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? विलेयता क्या होती है और गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और ये वीडियो लेक्चर 10th है आपका। और इससे पहले हमने मौलता तथा सांद्रताएं जितनी भी थी विलयन की सांद्रताएं वो क्लियर कर ली, जैसे मौलता है, फॉर्मलता है, और आपकी मोललता, मोलंस, मोलंस को ही मोल प्रवाह भी कहते हैं। उसके बाद में हम विलेयता पर टॉपिक लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप साथ ही अपने अपने नोट्स बनाएं और पूरा कंप्लीट देखें, जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। और NCERT बेस्ड है। तो हेडिंग डाल लीजिए विलेयता। विलेयता क्या होती है ना। तो सॉल्युबिलिटी, तो साथ ही साथ याद भी करेंगे कि विलेयता होती क्या है। तो देखो, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो विलेयता की डेफिनेशन में आप किसी पदार्थ की, पदार्थ मान लो विलेय, कोई भी पदार्थ क्या है, विलेय होगा, तो वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, ठीक है, क्या कहलाएगी? उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक बीकर ले रहा हूं और इस बीकर में मैंने कोई, चलो वाटर ले लिया, यानी जल ले लिया, है ना। क्या ले लिया हमने? जल, H2O, यानी वाटर ले लिया। और वाटर यहाँ पर किसका है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट यानी विलायक है, ठीक है। और इसमें मैं शुगर घोल रहा हूँ। क्या? शुगर यानी चीनी। और यहाँ शुगर किसका काम कर रही है? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलेय का। तो मैं चीनी को इसमें घोल रहा हूँ, है ना। तो पहले मैंने एक चम्मच चीनी ली और धीमे धीमे घोलता गया। जैसे ही चीनी घुल गई, या शुगर की जगह आप ग्लूकोज भी ले सकते हो, है ना, ग्लूकोज। तो घोलता गया और घोलता गया। कितना लिया है ये मैंने? 100 ग्राम, ठीक है। विलायक कितना लिया है? 100 ग्राम। और ताप मैंने इसका क्या कर दिया? स्थिर। ताप क्या कर दिया है? स्थिर है। तब ऐसा नहीं कि ताप बढ़ा देंगे तो घुलती रहेगी। अब मैंने चीनी चम्मच से ली और उसमें घोलना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे मैं घोलता गया तो घुलती गई चीनी, घुलती गई। और एक ऐसा समय आएगा कि चीनी फिर घुलना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घुलना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो संतृप्त विलयन बनेगा। और संतृप्त विलयन बनने के बाद में चीनी उसमें नहीं घुल सकती, और नहीं घुल सकती तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए। कितने में? 100 ग्राम विलायक में कोई पदार्थ निश्चित ताप पर घुल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगा, ठीक है। विलेयता समझ में आ गई। अब विलेयता, तो ये जो टॉपिक है विलेयता में गैसों की द्रव्य विलेयता पढ़ेंगे हम। और इसके बाद हमारी जो वीडियो लेक्चर है वो पढ़ेंगे हम ठोसों की द्रव्य विलेयता। तो पहली है गैसों की द्रव्य विलेयता। हेडिंग डाल लीजिए गैसों की द्रव्य विलेयता। तो देखिए, भिन्न भिन्न गैसें या भिन्न भिन्न गैसों की द्रव्य विलेयता भिन्न भिन्न होती है। यानी आप अलग अलग प्रकार की गैस ले लेंगे तो उनमें अलग अलग प्रकार की विलेयता होगी द्रव्य, ठीक है। ये नहीं कि एक साथ होगी। जैसे ऑक्सीजन है आपका, तो ऑक्सीजन गैस जल में कम मात्रा में घुलती है, परंतु CO2, HCl जल में अधिक मात्रा में घुलते हैं। यानी CO2 गैस और HCl गैस ये जल में अधिक मात्रा में घुलते हैं, जबकि O2 कम मात्रा में घुलती है। तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? तो NCERT में एक लाइन दे रखी है
कारण यह है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, ठीक है, वह द्रव में अधिक घुलनशील होती है। क्या बात कह दी कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह द्रव में अधिक घुलनशील होती है, और जिसका अवशोषण गुणांक कम होता है वह गैस द्रव में कम घुलनशील होती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर अवशोषण गुणांक क्या होता है, क्योंकि अगर आपको अवशोषण गुणांक पता पड़ गया अवशोषण गुणांक होता क्या है, और आपको किसी गैसों के अवशोषण गुणांक मालूम है गैसों के, तो आप बता सकते हैं कौन सी गैस जल में अधिक विलेय है, कौन सी कम विलेय है ना। तो मैं बताऊं अवशोषण गुणांक क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न उठा होगा। तो चलो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए अवशोषण गुणांक। एक बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछ भी लिया गया है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखो अवशोषण गुणांक क्या है, सामान्य ताप। सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे कमरे का ताप कहते हैं, यानी STP पर, ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। मान लो कि निश्चित आयतन है, कोई हमने पात्र ले लिया और उस पात्र के इकाई आयतन में, ठीक है, उस पात्र के इकाई आयतन, मान लो यहाँ तक ले रखे हैं हमने, कोई द्रव है या विलायक है, और उसके इकाई आयतन में या निश्चित आयतन में कितनी गैस घोली जा सकी, ठीक है, अधिकतम गैस कितनी घुल सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस का अवशोषण गुणांक। अब गैस का अवशोषण गुणांक अगर विलेयता पे डिपेंड करता है तो गैसों की विलेयता किस पर डिपेंड करेगी, अवशोषण गुणांक। इसका मतलब कि अगर गैसों की विलेयता बढ़ेगी, या ऐसे समझिए, यदि अवशोषण गुणांक का मान अधिक तो विलेयता भी अधिक, गैसों की विलेयता या गैसों की द्रव्य विलेयता, ऐसे लिख लेना, गैसों की द्रव्य विलेयता भी अधिक। अगर अवशोषण गुणांक का मान कम तो गैसों की द्रव्य विलेयता का मान भी कम होगा। जैसे मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है और इस टेबल में मैंने विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक लिख दिए हैं, और इससे हमने जो कारण बताया था उसका भी उत्तर यही मिलेगा कि क्यों O2 कम घुलती है और CO2 और HCl अधिक क्यों घुलती है ना। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर ये हीलियम है और इस हीलियम का अवशोषण गुणांक 0.009 है, ठीक है, और N2 नाइट्रोजन गैस है, इसका 0.015 है, H2 का 0.017 है, O2 का अवशोषण गुणांक कितना है, 0.028 है, और CO2 का 0.88 है। अब देखो ऑक्सीजन से अवशोषण गुणांक CO2 का अधिक है, तो CO2 तो जल में अधिक विलेय होगी, ऐसे ही HCl का भी अधिक है, और H2S का 2.62 है, और NH3 का कितना है, 7.12 है। अब मैंने यहाँ प्रश्न में बताया था कि O2 जल में कम मात्रा में विलेय है। क्यों कम मात्रा में विलेय है, क्योंकि O2 का अवशोषण गुणांक 0.028 है, जबकि CO2 तथा HCl जल में अधिक विलेय है। क्यों भैया जल में अधिक विलेय है, CO2 का कितना है, 0.88 अधिक है अवशोषण गुणांक, और HCl का तो इससे भी अधिक है, तो ये HCl CO2 से भी अधिक जल में घुलनशील होगी। आ गई बात समझ में। तो जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो जल में अधिक विलेय, और जिसका कम होगा वो कम विलेय होगी। अब आते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रवाहित करने वाले, प्रभावित, यहाँ प्रभावित कर लेना, ठीक है, यहाँ मिटा करके देखो, प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ठीक है, यानी गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई कौन से कारक हैं, पहला है भैया गैसों की प्रकृति। क्या है, गैसों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ गैसेज। अब नेचर ऑफ गैसेज का मतलब है कि ध्रुवीय गैस है या अध्रुवीय गैस है, आयनित है, कैसी हैं।
अगर ध्रुवीय होंगी तो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलेय होंगे, अध्रुवीय होंगे तो अध्रुवीय विलायकों में कम विलेय होंगे। इस तरह से हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनिए, विलायक से अभिक्रिया करने वाली, क्या कहा, विलायक से अभिक्रिया करने वाली ऐसी गैस जो विलायक से ही अभिक्रिया कर लेती हो, या फिर विलायक में आयनित होने वाली गैसों की द्रव्य विलेयता अधिक होती है बेटा। क्यों? क्योंकि विलायक से क्रिया करेगी, विलायक से क्रिया कर लेगी। ऐसे मान लीजिए कि आपके घर पर आपकी बुआ का लड़का आ गया, तो आपकी जोड़ी आपके साथ होगी कि आपके पापा के साथ उसकी बुआ के लड़के की होगी दोस्ती? तो आपके पापा के साथ नहीं होगी, आपके साथ ज्यादा होगी। तो दोस्ती आपके साथ ज्यादा है, तो कहने का मतलब वही हुआ कि विलायक से अभिक्रिया करने वाली, ठीक है, या फिर विलायक में आयनित होने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है। ऐसे ही दोस्ती तुम्हारी ज्यादा थी, तुम्हारे पापा से कम थी, तो तुम्हारे साथ ज्यादा दोस्ती है। ऐसे ही जो विलायक से क्रिया कर लेगी, ठीक है, विलायक से क्रिया करेगी गैस, वो उसकी प्रकृति या विलायक में आयनित होने वाली गैस की द्रव्य विलेयता अधिक होती है। किसमें? द्रव्य विलेयता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गैस द्रव्य में आयनित हो जाती है। आयनित मतलब जैसे देखते हैं NH3 है, CO2 और HCl है। अब ये गैसें हैं जो जल में क्या होंगी या फिर द्रव्य में आयनित होंगी। देखो NH3 प्लस H2O, तो क्या बनाया? NH4 आयन। NH3 प्लस H2O, क्या बनाया? NH4 आयन। देखो NH3 ये है तुम्हारी, और प्लस H धन आयन और प्लस OH आयन। अब मैंने इस गैस को जैसे ही घोला, इसमें जैसे इस गैस को इसमें घोला, तो इसने क्या बनाया? देखो ये तो बनाएगा NH4 आयन, है ना, NH4 आयन, और आयनों के रूप में टूट गई है, जल आयनों में, और ये हो जाएगा OH आयन। ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? NH4 आयन, यानी जल में आयनित हो गई पूरी तरह से। तो इसने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या है? जल में अधिक विलेय होगी। अब दूसरी देखें HCl, HCl किसमें टूटी? H धन आयन और Cl आयन में, और H2 H धन आयन और OH आयन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा? H2 है तो H3O धन आयन और प्लस Cl ऋणायन, H3O धन आयन प्लस Cl ऋणायन। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे CO2 और प्लस H2O, तो CO2 H2O के साथ क्रिया करेगी, बनाएगी H2CO3। तो H2CO3 क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सारी जो गैसें हैं NH3 CO2 HCl जल में क्यों विलेय हैं? जल में अत्यधिक विलेय इसलिए हैं क्योंकि ये जल के साथ आयनित हो जाती हैं या जल के साथ क्रिया कर लेती हैं। सभी ने क्रिया कर ली है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? अगली बात, परंतु क्या कह रहे हैं? परंतु विलायक से क्रिया न करने वाली या विलायक में न आयनित होने वाली गैसों की द्रव्य विलेयता कम होती है। जैसे मैंने बताया कि आपके बुआ का जो लड़का है उसकी दोस्ती आपके पापा से थोड़ी बहुत होगी भैया, कम होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा क्यों नहीं घुट सकती? क्योंकि उसे डर भी होगा, क्योंकि वो जो तुमसे बात कर सकता है उनसे नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे भी उसकी दोस्ती बिल्कुल ना होगी, थोड़ी बहुत तो होगी कुछ काम के लिए, है ना, रिश्तेदारी तो है ही उसकी। अगला है विलायक की प्रकृति। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति पे बात करते हैं। तो जैसे विलायक की प्रकृति की बात करते हैं कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं तथा अध्रुवीय गैसें, ठीक है, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। इसका मतलब यह है कि समान समान को घोलता है, ठीक है। अगर बुरे लड़के होंगे तो बुरे लड़कों के साथ रहेंगे, अच्छे होंगे तो अच्छों के साथ रहेंगे, ठीक है, सीधी बात है। वही बात यहाँ पर कह रही है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील तथा अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों के साथ घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे देखो HCl व NH3 गैसें जल में अधिक घुलनशील है, क्योंकि बेटा HCl, ठीक है, HCl ध्रुवीय, एक धनायन और एक ऋणायन, इनके मध्य में क्या है? एक डाइपोल ये बन रहा है और एक डाइपोल ये बन रहा है।
यानी एक ध्रुव परमाणु ये बन रहा है, एक ये, तो ध्रुवीय सिरा एक इसका और एक धनायन और एक ऋणायन सिरा हुआ है, तो वो ध्रुवीय बनाता है यौगिक। ऐसे ही अमोनिया है, तो अमोनिया का संरचना कैसे बनेगी, देखो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और इस पर लॉन पेयर। तो अगर किसी पर लॉन पेयर हो या उसकी संरचना कोणीय हो या कैसा एक ध्रुवीय बंध हो, ठीक है, एक ध्रुवीय बंध हो, तो वो ध्रुवीय होते हैं। और ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होती हैं और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होंगी। तो ये ध्रुवीय है। और जल भी कैसा है, ध्रुवीय, क्योंकि देखो जल की संरचना बनाओ तो जल की संरचना ये बनेगी, एक दो लॉन पेयर होते हैं, इनके मध्य में सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी ओर खींच लेता है ऑक्सीजन। क्यों खींच लेता है बेटा, क्योंकि इसकी विद्युत अधिक होती है हाइड्रोजन से। तो इस पर आंशिक रूप से धनावेश और इस पर आंशिक रूप से धनावेश और इस पर आंशिक रूप से दो ऋणावेश प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मध्य में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। और इनकी संरचना कैसी होती है, कोणीय। कैसी होती है, कोणीय, एंगुलर, 104 डिग्री 5 मिनट का कोण होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे ही अमोनिया है, तो अमोनिया में भी या तो किसी कंपाउंड पर लॉन पेयर पाई जाए, ठीक है, या फिर उसकी संरचना कोणीय हो, या फिर उसके मध्य में एक ध्रुवीय बंध पाया जाए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो वो यौगिक ध्रुवीय होते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो होगी, उस वहां पर मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ध्रुवीय क्यों है, मैंने क्या कहा भाई कि HCl NH3 गैसें जल में अधिक घुलनशील है, क्योंकि ये जल भी ध्रुवीय है और ये गैसें भी ध्रुवीय हैं। दूसरी बात, कि ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता घटती है। अब भाई गैसों की विलेयता क्यों घटती है, क्योंकि गैस के द्रव में घुलने की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वैसे भी आप जानते हो कि ताप गर्म करने पर गैस के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकलों की ऊर्जा क्या है, बढ़ जाएगी। और गैस के पार्टिकलों की ऊर्जा बढ़ जाएगी या गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो तेजी से द्रव की सतह को छोड़कर भाग जाएंगे। तो उसमें गैस कहाँ घुलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो द्रव है, गैसों की द्रव में घुलने की क्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ऊष्मा निकलती है जब ये, जैसे CO2 को मैं घोलूं किसमें, H2O में, तो H2CO3 बनेगा और साथ ही क्या ऊष्मा निकलेगी। अब तुम ऊष्मा और दोगे तो ऊष्मा तेजी से और निकलेगी, ठीक है, जिससे क्या गैस और ज्यादा निकलेगी। पहले से ही गैस की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें गैस या ऊर्जा या ऊष्मा निकल रही है। दूसरी बात कह रहा है नोट, H2 व हीलियम कि जल में घुलनशीलता ताप पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती, ताप पर डिपेंड नहीं करती। इनका घुलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों नहीं करती भैया, क्योंकि अगर ये जो गैस हैं कौन सी, H2 तथा हीलियम, यानी हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दिखाते हैं। यानी इसको ऊष्मा चाहिए, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दिखाते हैं। हीलियम है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दिखा रहा है, यानी ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो ऊष्मा क्षेपी ऊर्जा की तरह तो ताप बढ़ाओगे तो इनके तैया घुलनशीलता बढ़ेगी, जबकि सभी गैसें हैं उनकी ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता घटती है। ये बात समझ में आ गई। अगला है विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति, यदि विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थित होते हैं तो विलेयता घटती है, तब भी विलेयता घट जाती है। अरे इसका तो बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपके लिए, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक लेते थे पहले, चित्र नहीं बना अच्छा से, इधर बना देते हैं, और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या करते हैं, ढक्कन खोलने के बाद में इसमें नमक डाल देते हैं। अब बेटा इसमें कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, CO2 गैस घुली होती है। क्या होती है, CO2 गैस। CO2 गैस किसमें है, विलायक में घुली हुई है, यानी जल, तथा थोड़ी सी उसमें शुगर वगैरह की मात्रा भी होती है।
जिससे क्या बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक का पानी, और उसमें CO2 जोड़ देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। अब कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुली हुई है। अब जैसे ही आप इसमें नमक डालते हैं, क्या डालते हैं, नमक यानी अन्य पदार्थ, तो जैसे ही अन्य पदार्थ इसमें गिरता है तो कोल्ड ड्रिंक से CO2 गैस बाहर निकलकर बहुत तेजी से भागती है, ऊपर की ओर भागती है या नहीं भागती है, तो बहुत तेजी से भागती है। फिर आप जल्दी जल्दी से मुंह लगा करके पी लेते हैं उसे। तो क्या है, ये बहुत तेजी से भागती है, तो इसका मतलब क्या कहा कि यदि विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति होती है या घोलने पर विलेयता घट जाती है, गैसों की विलेयता घट जाती है, क्योंकि नमक डालने पर और CO2 गैस बाहर को बहुत तेजी से निकलने लगी। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए गैसों की द्रव्य विलेयता अच्छी तरीका से समझ में आ रही है। अगला देखते हैं दाब का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, दाब, दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पर, याद रखेंगे इतनी लाइन, ठीक है, ज्यादा नहीं, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। अगर दाब बढ़ा दोगे तो विलेयता भी बढ़ेगी, क्योंकि हेनरी का नियम पढ़ाएंगे, ये हेनरी का नियम इसी पर डिपेंड करता है। दाब घटा देंगे तो विलेयता भी घट जाएगी। जैसे यहाँ पर समझें, इस चित्र में दिया है, चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि निचले भाग में विलयन है। ये देख रहे हो, नीचे जो भाग है उसमें क्या है, विलयन है, और ऊपर वाले भाग में क्या है, गैस है, ऊपरी भाग में गैस है। ठीक है, मान लें कि यह निकाय गतिक साम्य अवस्था में, गतिक साम्य अवस्था क्या होती है, ऐसी अवस्था जिसमें जैसे बाष्पन की क्रिया, ठीक है, बाष्प बन के जो अणु जा रहे हैं और गैस के अणु मतलब द्रव में घुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और द्रव के जो अणु, द्रव से गैस निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा समझो, तो वो साम्य अवस्था में, गतिक साम्य अवस्था में है। अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उसमें निकलने की गति समान है। जितने अणु गैस के उस द्रव में जा रहे हैं उतने ही गैस के अणु द्रव से बाहर आ रहे हैं, तो इस अवस्था को गतिक साम्य अवस्था कहते हैं। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। अब गैस का आयतन है जिस पर हमने देखो वजन बढ़ा दिया, यानी वेट बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ेगा तो ये पिस्टन नीचे की ओर खिसक गई, देखो यहाँ था ऊपर, यहाँ खिसक गई नीचे की ओर। अब जैसे ही ये नीचे की ओर खिसकी तो इसमें दाब बढ़ गया, क्या हो गया, P बढ़ गया, और दाब बढ़ गया तो विलेयता भी बढ़ेगी। तो इससे विलयन के ऊपर उपस्थित कणों की संख्या, विलयन के ऊपर उपस्थित कणों की संख्या यहाँ कम है, और यहाँ पर देखो कणों की संख्या बढ़ गई है, इस तरह से कणों की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, एकांक बढ़ जाएगी, एकांक आयतन में बढ़ जाएगी, और गैसीय कणों की सतह में प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। अब ये आपस में गैस के अणु टकराने भी लगेंगे तेजी से, अब टकराने लगेंगे या टकराने की दर बढ़ जाएगी, इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक एक नया साम्य स्थापित न हो जाए, और घुलती रही गैस, और फिर एक ऐसा नया साम्य स्थापित हो जाएगा कि गैस के जो अणु हैं, ठीक है, वो द्रव में मिल रहे हैं और द्रव से निकल करके भी गैस से अणु आ रहे हैं, एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। अतः विलयन पर दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। तो ये एक तुम्हें प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ भी जाए तो आप इतना लिखे आना कि दाब का प्रभाव, का दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है और दाब कम करने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को अधिक दाब पर, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को अधिक दाब पर भरा जाता है। तो ये थे आपको गैसों की द्रव्य विलेयता का। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं हमारे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाते जाइए, और चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और मैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में या फिर फ्री में आपको ये फुल कंटेंट के साथ केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हमारी ऑफलाइन क्लासेज में भी बच्चों ने बहुत अच्छा केमिस्ट्री प्रदर्शन किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।